वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं और किस तरह से हम लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टर्म को, तो यहाँ पर बेसिकली मोनो का टर्म यूज़ होते हैं फॉर द वन आर सिंगल, जबकि क्लोन्स कहते हैं ऐसी किस्म के आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्लोन्स कहेंगे जो कि अराइज हुई है फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल से जो आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ सेल्स बने होते हैं इसी को हम कहते हैं क्लोन्स। तो ये ऐसी किस्म के एंटीबॉडीज होते हैं जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम ए सिंगल क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, तो ये कहलाते हैं मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल बी लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर जो भी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनते हैं तो ये सिंथेसाइज कर देता है बाय स्पेशलाइज ए ग्रेनुलोसाइट्स, WBC सिंथेसाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और ये बी लिम्फोसाइट बेसिकली इनकी ओरिजिनेशंस होती है इन द बोन मैरो और इनकी मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होती है इन केस ऑफ द ह्यूमंस। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये बेसिकली एक पार्टिकुलर बी लिम्फोसाइट से हमारे पास बनते हैं एक ही पार्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज़, यानी एक बी लिम्फोसाइट्स एक ही टाइप के एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब ये क्यों होता है, एक पार्टिकुलर बी लिम्फोसाइट्स क्यों एक ही टाइप के एंटीबॉडीज बनाते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द एलिलिक एक्सक्लूजन। तो एलिलिक एक्सक्लूजन की वजह से बेसिकली एक ही टाइप की एंटीबॉडीज बनते हैं एक पार्टिकुलर बी लिम्फोसाइट्स को, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलिलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और किस तरह से एक ही बी लिम्फोसाइट से पार्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज बनते हैं। अब ये जो हम कहते हैं कि ये एंटीबॉडीज हमारे पास मोनोक्लोनल्स है और ये एंटीबॉडीज हमारे पास पॉलीक्लोनल्स एंटीबॉडीज है। तो ये मोनोक्लोनल्स एंड पॉलीक्लोनल्स एंटीबॉडी बेसिकली हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो जहाँ पर हमारे पास एक बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होता है तो इसको हम कहेंगे, जहाँ पर सिंगल बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है तो इससे जो एंटीबॉडीज बनते हैं इसी को हम बेसिकली कहते हैं मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज जहाँ पर क्या होती है, सिर्फ एक ही बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है तो हम कहेंगे ये एंटीबॉडी बेसिकली क्या है, मोनोक्लोनल्स है। अब ऐसी किस्म की एंटीबॉडीज जहाँ पर मैनी बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है, यानी ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स जब का इन्वॉल्व होती है और इनसे जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं इसी को हम कहते हैं पॉलीक्लोनल्स एंटीबॉडीज़। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अब ये लेट सपोज हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आया तो ये एंटीजन बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स वगैरह हो सकता है। तो इसके सरफेस पर हमारे पास कुछ सब्सटेंस होती है जो कि डिफरेंट नेचर्स के हो सकती है, जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह के हो सकते हैं। अब ये जो सरफेस सब्सटेंस होते हैं जिसके साथ एंटीबॉडीज आके बाइंड्स होती है तो इस रीजन ऑफ द एंटीजन्स को हम कहते हैं इपिटोप। तो इपिटोप बेसिकली क्या है, इपिटोप एंटीजेंस का वो हिस्सा है जिसके साथ एंटीबॉडीज आके बाइंड्स होती है तो इसी को हम कहते हैं इपिटोप्स। तो जब एंटीजेंस बॉडी में आते हैं तो ये बेसिकली आते हैं और बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं इसी के साथ बाइंड होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स है और इस बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं इसको हम कहते हैं बी सेल रिसेप्टर, BCRs। और ये BCR बेसिकली हमारे पास एंटीबॉडीज ही है जो कि बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर। अब जैसे ही ये एंटीजन आया तो इस एंटीजन के सरफेस पर हमारे पास एक से ज़्यादा इपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक ही इपिटोप को कंसीडर किया। तो ये आते हैं और इस बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं BCR रिसेप्टर, उसी के साथ बाइंड हो जाती हैं। जैसे ही एंटीजेंस आते हैं और बी लिम्फोसाइट के साथ
बाइंड हो जाता है तो इस बी लिम्फोसाइट्स की क्या होती है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट होती है और लार्ज नंबर में बी सेल्स बनते हैं। ये बेसिकली क्लोन ऑफ बी सेल बने हैं फ्रॉम दिस सिंगल बी लिम्फोसाइट से। तो ये क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट इससे फर्दर जाके हमारे पास बनता है प्लाज्मा सेल्स, और यही प्लाज्मा सेल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर देखिए मोनोक्लोनल इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक ही बी लिम्फोसाइट है तो मोनो क्लोन्स कहते हैं कि इस सिंगल बी लिम्फोसाइट के जो क्लोन्स होते हैं इनसे जो एंटीबॉडीज बने होते हैं ये कहलाते हैं मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटीबॉडीज बने होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होमोजीनियस होते हैं, एक ही टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, ये होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस एंटीबॉडीज कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज होती है इनमें एक ही एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। जितनी भी एंटीबॉडीज बने हैं इन सारे में क्या होती है, सेम एंटीजन बाइंड साइट होती है। एंटीजन ए जी मैंने लिखा, बाइंडिंग साइट्स, तो यहाँ पर सेम ही एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है इन द मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज, और ये बेसिकली स्पेसिफिसिटी शो करती है, एक ही पार्टिकुलर टाइप के एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती है। सो दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर देखिए ये एंटीबॉडीज आते हैं और इसी पार्टिकुलर इपिटॉप के साथ बाइंड होते हैं और इस एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दीज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज। ज़्यादातर जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बेसिकली पोलीक्लोनल्स होते हैं क्योंकि एंटीजन के सरफेस पर ज़्यादा इपिटॉप्स होते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से हम लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करते हैं। जो मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज होते हैं इनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं थ्रू ए प्रोसेस जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज इन द लैब। तो ये जो मेथड्स होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडी इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज कोहलर्स एंड सीजर माइलस्टीन एंड 1975। तो इसको बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन दो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, तो इस बेस पर उनको बेसिकली नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब देखते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करते हैं। अब जो एंटीबॉडीज हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो एंटीजन्स होते हैं फर्स्ट वो एंटीजन हम सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज ये एंटीजन्स है जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज चाहिए, तो ये एंटीजन्स हम लेते हैं और हम मॉडल ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली मॉस को दिया जाता है। तो ये एंटीबॉडीज हम लेते हैं और मॉस में इंजेक्ट करते हैं। तो मॉस का जो इम्यून सिस्टम्स होती है वो बेसिकली इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो मॉस का इम्यून सेल्स होते हैं वो इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हमें बी लिम्फोसाइट्स चाहिए जो कि एंटीबॉडीज बनाएंगे अगेंस्ट दिस स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो इसके लिए हम बी लिम्फोसाइट्स को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिम्फ नोड्स को माउस से निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास स्प्लीन है तो स्प्लीन को जब हम माउस से निकाल देते हैं तो इनमें क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। अब ये बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली इनमें क्या कैपेबिलिटीज होती है, इनमें बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोडक्शंस की कैपेबिलिटी भी है। इसके अलावा एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं HGPRT, तो हाइपोसेंटीन गवर्निन पास्पोराइबोसाइल ट्रांसपीरेज एंजाइम। तो ये हमारे पास एक एंजाइम है जो कि साल्वेज पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साल्वेज पाथवे बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शंस के लिए होती है, और जो भी सेल्स उनकी सर्वाइवल के लिए बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस बायोसिंथेसिस का होना ज़रूरी होती है। तो इनमें बेसिकली HGPRT प्रेजेंट होती है जो कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस बेसिकली टू पाथवे के थ्रू होती है। एक हमारे पास है सैल्वेज पाथवे है, तो इस सैल्वेज पाथवे में बेसिकली क्या होती है, ये HGPRT एंजाइम रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा जो पाथवे है न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस के लिए वो हमारे पास है de novo सिंथेसिस। तो इन दोनों पाथवे के थ्रू न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है। अब ये जो बी सेल्स होती है इनका लाइफ स्पेन्स की अगर बात करें तो 2 वीक इसका लाइफ स्पेन होती है।
तो ये कंटिन्यूसली जब डिवाइड करेंगे तो 2 वीक तक ये ज़िंदा रहते हैं, इसके बाद ये डेथ हो जाएगी। तो इसको बेसिकली फर्दर लाइफ गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको फ्यूज़ करते हैं विद द इमॉर्टल सेल्स। तो यहाँ पर जो हम इमॉर्टल सेल्स लेते हैं इसको हम कहते हैं माइलोमा सेल्स। तो ये माइलोमा सेल्स हमारे पास कैंसरस सेल्स होते हैं, इनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम माइलोमा सेल्स बनाते हैं और इसको हम बेसिकली क्या रखते हैं, HGPRT डिफिशिएंट रखते हैं ताकि ये HGPRT डिफिशिएंट हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, ओनली टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द बी लिम्फोसाइट, इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, माइलोमा सेल्स लेते हैं। इसके अलावा जब ये फ्यूज हो जाते हैं विद द बी लिम्फोसाइट्स तो फर्दर हमें माइलोमा सेल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से आगे चल के हम माइलोमा सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस वजह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम माइलोमा सेल्स को HGPRT डिफिशिएंट रखेंगे। यहाँ पर इनमें बेसिकली एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन एबिलिटी भी नहीं होती। तो इन बी लिम्फोसाइट्स एंड माइलोमा सेल्स को हम लेते हैं और इनको हम एक ट्यूब में फ्यूज़ करते हैं। तो जब भी हम बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल्स दोनों को हम ट्यूब में लेते हैं और ये बेसिकली होती है इनकी फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ पॉलीएथीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। तो पॉलीएथीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में बेसिकली क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड माइलोमा सेल्स को हम फ्यूज़ करते हैं। तो जब हम ट्यूब में देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के सेल ट्यूब में पाए जाते हैं। एक हमारे पास से अनफ्यूज बी सेल्स होते हैं, दूसरे है अनफ्यूज माइलोमा सेल्स और थर्ड टाइप के सेल्स होते हैं जो कि दोनों की कम्बिनेशंस की फ्यूजन से बने होते हैं। तो ये सेल्स कहलाती है हाइब्रिडोमा सेल्स। तो अनफ्यूज जो सेल्स होती है इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, 2 वीक तक होती है। तो इनसे फर्दर बेसिकली ये 2 वीक के बाद डेथ हो जाएंगे। जबकि दूसरे जो हमारे पास सेल्स है ये कहलाते हैं अनफ्यूज माइलोमा सेल्स और द थर्ड वन दैट इज हाइब्रिडोमा सेल। तो हाइब्रिडोमा इसी वजह से हम इस टेक्निक को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, हाइब्रिड सेल्स बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स की फ्यूजन से बने होते हैं, डिफरेंट सेल्स के ऑरिजिन से ये सेल बने होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं हाइब्रिड। और ओमा का टर्म बेसिकली कहाँ से आया है, ये बेसिकली माइलोमा सेल एक टाइप की सेल्स क्या होती है, कैंसरस होती है। तो इस वजह से हमने ओमा का टर्म यूज़ किया। तो ऐसी किस्म के सेल जो कि हाइब्रिड होते हैं और इनमें एक सेल्स क्या होती है, कैंसरस होती है। तो ऐसी किस्म के सेल्स को हम हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या हुई, 2 टाइप के सेल रहेंगे, एक हमारे पास अनफ्यूज माइलोमा सेल्स होंगे, दूसरे हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स है। तो हमें चाहिए हाइब्रिडोमा सेल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ द हाइब्रिडोमा करेंगे ताकि इन माइलोमा सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब ये जो माइलोमा सेल्स है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम स्क्रीनिंग ऑफ द हाइब्रिडोमा सेल्स करते हैं। तो स्क्रीनिंग में हम यूज़ करते हैं हैट मीडियम। हैट मीन हाइपोजेंटीन, एमनोप्टेरेंस एंड थाइमिडीन्स, ये इनका मिक्सचर्स होते हैं। तो जब भी ये हम डाल देते हैं तो इसकी वजह से बेसिकली जो एमिनोप्टेरेंस इनमें जो प्रेजेंट होती है ये बेसिकली डिनोवा सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स को ब्लॉक करती है। इसके अलावा जो हाइपोजेंटीन एंड थाइमिडीन है ये बेसिकली एज ए सबस्ट्रेट के तौर पर काम करते हैं फॉर द सेल्वेज पाथवे। तो यहाँ पर जैसे भी हम हैट मीडियम को एक्सपोज करते हैं ये सेल्स, तो इनमें बेसिकली क्या होती है, ये माइलोमा सेल्स की डेथ होती है क्योंकि इसको ऑलरेडी इनकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए हमने HGPRT इसको पहले से नेगेटिव रखा है। तो जिसकी वजह से जो क्या होती है, सेल्वेज पाथवे इनमें स्टॉप होती है। इनकी सर्वाइवल के लिए एक ही चांस है, ये बेसिकली डिनोवा सिंथेसिस के थ्रू न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करती है। तो जैसे ही जब हम हैट मीडियम अप्लाई करते हैं तो इसमें एमिनोप्टेरेंस होती है जो कि इनकी डिनोवा सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से इनकी डेथ होती है। तो हम कहते हैं कि ये HGPRT नेगेटिव है जिसकी वजह से इनमें क्या होती है, इनमें साल्वेज पाथवे ब्लॉक होती है। तो जैसे ही हम हैट मीडियम डाल देते हैं तो इसमें एमिनोप्टेरेंस होती है जो कि डेनोवो सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से ये माइलोमा सेल्स की डेथ होती है। तो ये हाइब्रिडोमा सेल्स बेसिकली ये सर्वाइव करती है क्योंकि ये HGPRT पॉजिटिव है, साल्वेज पाथवे इनमें होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा ये जो हाइपोजेंटीन एंड थाइमिडीन है ये भी एज ए सबस्ट्रेट यूज होता है फॉर द सेल्वेज पाथवे। तो ओनली द हाइब्रिडोमा सेल विल सर्वाइव। अब यही हाइब्रिडोमा सेल्स को हम लेते हैं और इनका ELISA प्लेट में फर्दर इनकी डाइल्यूशंस करते हैं और इनसे हम लार्ज नंबर में
एक ही टाइप के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्निक्स में हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स से जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, मोनोक्लोनल्स एंटीबॉडीज़ जो बने हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये माउस सेल से बने होते हैं। तो जैसे ही हम ह्यूमन में जब हम इस एंटीबॉडीज़ को अप्लाई करेंगे तो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को कंसिडर करेगा एज ए फॉरेन पार्टिकल और इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाएगा। तो इससे प्रोटेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ लेते हैं जो कि माउस से हमने सिंथेसाइज किया हुआ है। तो इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, इनमें मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि ह्यूमन की बॉडी इसको एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर जो ये रीजन है ये कहलाते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, FAB रीजन्स। ये माउस का ही होता है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम कहते हैं FC रीजन्स, ये हम ह्यूमन का लगाते हैं थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज ह्यूमन में क्या करते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं और एनी यूज़ के लिए हम ह्यूमन में इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। इसके अलावा ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड हाइब्रिडोमा टेक्निक्स। थैंक यू सो मच।